CBSE Mathematics Class 10th Chapter 30 Exercise 13.5 Optional. Question number 1. A copper wire of 3 mm in diameter is wound about a cylinder whose length is 12 cm and diameter is 10 cm so as to cover the curved surface of the cylinder. Find the length and mass of the wire assuming the density of the copper to be 8.88 ग्राम पर क्यूबिक सेंटीमीटर. यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में कर्व सरफेस एक सिलेंडर है, उसके ऊपर एक वायर को तार को लपेटा जा रहा है. कॉपर वायर से पूरा कवर किया जाता है लपेट करके. उस कॉपर वायर का डायमीटर दिया हुआ है 3 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 0.3 सेंटीमीटर आएगा. रेडियस हो जाएगा 1.5 मिलीमीटर और सेंटीमीटर में इसका रेडियस होगा 0.15 सेंटीमीटर. द लेंथ ऑफ वायर रिक्वायर्ड इज फर्स्ट ऑफ ऑल द फाइंड आउट द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर दैट इज पाई आर एच. पाई इंटू डायामीटर पाई डी एच. सो 3.14 इंटू 10 क्या है, डायामीटर दिया हुआ 10 सेंटीमीटर डायामीटर दिया हुआ है. सो पाई इंटू डायामीटर इंटू हाइट that will be the curved surface area. So 3.14 into 10 into 12 that will be equal to 376.8 square centimeter. So the length of the wire required will be curved surface area divided by the diameter, क्योंकि वही थिकनेस होगा तो थिकनेस से हमने डिवाइड कर दिया. सो हमारे को लेंथ ऑफ द वायर मिला 1256 सेंटीमीटर. तो वॉल्यूम ऑफ द वायर को हम एज्यूम करेंगे कि एक सिलेंडर है जिसका लेंथ है हमें मालूम हो गया है 1256. So volume of the wire will be equal to pi r square h. h क्या है, लेंथ ऑफ द वायर. सो पाई इज इक्वल टू 3.14 है और इसका रेडियस कितना है 0.15 सेंटीमीटर. सो 0.15 का होल स्क्वायर किया पाई आर स्क्वायर एच. जो सिलेंडर का वॉल्यूम होता है वही हमने यहाँ पर लागू करेंगे. So 3.14 into 0.0225 into 1256. इसका पहले मैंने डेसिमल हटाया, डेसिमल पॉइंट को हटाया. देखिए 2 और 2 4 है यहाँ पर और 2 इधर 6 है. तो डेसिमल को हटाने पर हमने क्या किया, नीचे 10⁻⁶ कर दिया और ऊपर 314 इंटू 225 इंटू 1256 को मल्टीप्लाई किया टोटल. तो हमारे को क्या मिला 88736400. तो नीचे से 00 2 जीरो को मैंने काट दिया. पहले 60 लिखा, उसमें से 2 जीरो ऊपर का 2 जीरो नीचे का कैंसिल कर दिया. जैसे ही हम डिवाइड करेंगे तो देखिए 1 2 3 4 है, 1 2 3 4 यहाँ पर डेसिमल आ जाएगा. सो 88.7364 सेंटीमीटर क्यूब. ये तो हो गया आपका वॉल्यूम ऑफ द वायर. नाउ मास ऑफ द वायर डेंसिटी दिया हुआ है. डेंसिटी इक्वल टू क्या होता है, मास डिवाइडेड बाई वॉल्यूम. मास हमें निकालना है तो मास विल बी इक्वल टू वॉल्यूम इंटू डेंसिटी. वॉल्यूम मालूम है हमारे को यहाँ पर और डेंसिटी दिया हुआ है. सो मास ऑफ द वायर विल बी इक्वल टू 88.7364 इंटू 8.88 ग्राम. इट विल बी इक्वल टू 787.979232
इतना ग्राम आएगा, उसको हम अप्रॉक्सीमेटली लिख दिया है 97 है ना 0.97, इसको हमने लिख दिया है 788 ग्राम अप्रॉक्स। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। A right triangle whose sides are 3-4 centimeter is made to revolve about its axis, about its hypotenuse. Find the volume of the surface area and the surface area of the double cone so formed. अब देखिए यहाँ पर ये एक राइट ट्राइंगल है जहाँ पर यहाँ पर 90 डिग्री का एंगल बना हुआ है, 3-4, तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट है, उसी को देखते ही पता चल जाता है कि ये जो हाइपोटेन्यूज होगा 5 सेंटीमीटर का होगा, क्योंकि 3, 4, 5 है दिया हुआ, 3, 4, 5 तो पाइथागोरियन ट्रिपलेट होता ही है। अदरवाइज आपको नहीं मालूम है तो फिर वैसे भी निकाल सकते हो आप। 3 का स्क्वायर कीजिए 9, 9 का हाफ कीजिए 4.5, 4.5 में 0.4 छोड़ दीजिए, 0.5 छोड़ दीजिए, 0.5 प्लस कर दीजिए, तो 4 और 5 आ जाएगा। पाइथागोरियन ट्रिपलेट के शॉर्टकट मेथड है, कैसे निकालते हैं ऊपर हमने मिसलेनियस में दिया हुआ है, मिसलेनियस जो वीडियो बनाया है उसमें दे रखा है ये सब फार्मूले। तो रेडियस आप देखिए यहाँ पर रेडियस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द लेग्स अपॉन हाइपोटेन्यूज। व्हाट आर द प्रोडक्ट मीन्स 3 और 4, 4 और 3 को क्या कहा जाता है, लेग्स मीन्स बेस और परपेंडिकुलर लेग भी कहा जाता है, लेग ऑफ द राइट एंगल ट्राइंगल्स, और हाइपोटेन्यूज को हाइपोटेन्यूज कहते ही हैं। तो मैं यहाँ पर लिखा हूँ रेडियस, ये रेडियस होगा, और घुमाया किसके जा रहा है, राइट एंगल, जो राइट एंगल है उसके हाइपोटेन्यूज के अलोंग इसको घुमाया जा रहा है। तो 2 कोण बनता है, एक ऊपर वाला और एक नीचे वाला, जिसका स्लांट हाइट एक है 3, 3 वो नीचे बनेगा, 4, 4 का ऊपर बनता है, बनाया है। यहाँ पर आप नीचे भी कर सकते हो, उसको ऊपर और नीचे दोनों को आपकी मर्जी है। रेडियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पर रेडियस ऑफ द ये हो जाएगा 3 × 4/5 दैट इज 12/5 दैट इज 2.4 सेंटीमीटर। नाउ द H1 विल बी, आपको मालूम हो गया रेडियस 2.4 है, और ये वाला यहाँ पर एक रेडियस का काम करेगा, ये साइड 4, सो तो 4 का स्क्वायर किया 2.4 का स्क्वायर किया, माइनस कर दिया, माइनस करके जो रिजल्ट आया उसको हमने यहाँ पर लिखा 10.24 और उसका स्क्वायर रूट लिया तो 3.2 आया। तो हमारे को ये H1 कितना आ गया 3.2, तो H2 कितना हो जाएगा, 5 में से माइनस कर दीजिए दैट इज 1.8 सेंटीमीटर। यहाँ देखिए 5 - 3.2 1.8 सेंटीमीटर। वॉल्यूम ऑफ द अपर कोन, ऊपर वाले कोन का वॉल्यूम कितना होगा, 1/3 × 3.14 × 2.4 होल स्क्वायर इंटू 3.2 इसकी हाइट हो गई है, so it will be 19.29 cubic centimeter. Volume of the lower cone, that is 1/3 × 3.14, ये पाई हो गया, और रेडियस हो गया 2.4 का होल स्क्वायर इंटू 1.8, so it will be equal to 10.85 cubic centimeter. Total volume means 19.29 प्लस 10.85 दोनों को प्लस किया जाएगा, तो टोटल वॉल्यूम आ जाएगा आपका 30.14 क्यूबिक सेंटीमीटर। एंड टोटल सरफेस एरिया किसे निकालेंगे, देखिए पाई इंटू रेडियस आर निकाल लिया पहले 2.4, और एच पाई, टोटल सरफेस एरिया होता है πRL, कर्व सरफेस एरिया का πRL, तो पाई तो 3.14 हो गया, आर हो गया रेडियस 2.4, दोनों का कॉमन है रेडियस। अब स्लांट हाइट एक में 4 है एक में 3 है, इसलिए हम 4 + 3 कर दिए।
So 3.14 into 2.4 into 7, that will be equal to 52.752 centimeter square. This will be the question number 2. Now proceed to the question number 3. Question number 3 states that a cistern internally measuring 150 centimeters, 120 centimeters, 110 centimeter has 1,29,600 cubic centimeter water in it. 1,29,600 cubic centimeter of water in it. Porous bricks are placed in the water until the cistern is full to the brim. Brim means kinara. Each brick absorbs 1/17 of its own volume of water. How many bricks can be put in without overflowing the water? Each brick being 22.5 centimeter into 7.5 centimeter into 6.5 centimeter. यहाँ पर देखिए वॉल्यूम ऑफ द सिस्टम मैंने लिखा क्यूबाइड, वो क्यूबाइड के फॉर्म में है. देखिए उसका मेजरमेंट दिया, लेंथ है 150 सेंटीमीटर, ब्रेड्थ 120 सेंटीमीटर, डेप्थ है उसका 110 सेंटीमीटर. इन सभी का मल्टीप्लाई मैंने LBH मीन्स लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, दैट विल गिव यू द वॉल्यूम ऑफ द सिस्टर्न. सिस्टर्न क्या होता है? एक बड़ा सा बर्तन है, एक बड़ा सा डब्बा है जिसके अंदर ईंट को भिगोया जाता है. और जब हम ईंट को भिगोते हैं तो क्या करता है? पानी को सोखता है, एब्जॉर्ब करता है. इस बात को थोड़ा सा समझने की जरूरत है. वाटर प्रेजेंट इन द सिस्टर्न विल बी दिया हुआ है 1,29,600 क्यूबिक सेंटीमीटर. ये वाटर वहाँ पर सिस्टर्न में मौजूद है. अब वॉल्यूम ऑफ वन ब्रिक देखिए 22.5 सेंटीमीटर इंटू 7.5 सेंटीमीटर इंटू 6.5 सेंटीमीटर. सो एक ईंट का, एक ब्रिक का जो वॉल्यूम है 1096.875 क्यूबिक सेंटीमीटर. अब देखिए लेट n बी द नंबर ऑफ द ब्रिक्स विच कैन बी पुट इन विदाउट ओवरफ्लोइंग द वाटर. उसके अंदर, सिस्टम के अंदर ये ईंट रखा जाता है और नंबर ऑफ ईंट हमें बताना, ब्रिक्स बताना है कि कितना ब्रिक्स या ईंट रखा गया. लेकिन जब रखते हैं तो क्या करता है? पानी एब्जॉर्ब करता है. कितना एब्जॉर्ब करता है? अपने वॉल्यूम का 1/17. अब देखिए पहले तो वहाँ पर वाटर कितना मौजूद है? 1,29,600 क्यूबिक सेंटीमीटर पानी वहाँ पर मौजूद है. नंबर ऑफ ब्रिक्स का वॉल्यूम n, मान लीजिए वहाँ पर n ब्रिक्स रखा गया, तो n इंटू 1096.875 क्यूबिक सेंटीमीटर. एक ब्रिक्स के मल्टीप्लाई कर दिया n से. हमें नहीं मालूम है कि कितना ब्रिक्स है, तो हमने उसको n ले लिया है. और उतना ही जो n ब्रिक्स है तो कितना एब्जॉर्ब करेगा? अपने वॉल्यूम का 1/17. तो हमने क्या किया? उसके वॉल्यूम को 17 से डिवाइड कर दिया और इसको माइनस किया. क्यों माइनस किया? क्योंकि ये इसके वॉल्यूम को बढ़ाता नहीं है बल्कि घटाता. क्यों? पानी एब्जॉर्ब करेगा तो टोटल वॉल्यूम जो स्पेस है उस स्पेस को ये कम करेगा. देखिए ये स्पेस ऑक्युपाई करता है, ये भी स्पेस ऑक्युपाई कर रहा है, लेकिन जो पानी इसके अंदर घुस रहा है, ईंट के अंदर घुस जा रहा है, उसको हम क्या करेंगे? माइनस करेंगे, जिससे कि स्पेस को उसको एडिशन ना करने के सब्ट्रैक्ट कर रहा है. तो इसलिए हमने इसको सब्ट्रैक्ट किया है. देखिए भाई 1,29,600 क्यूबिक सेंटीमीटर तो वाटर है ही, और उसमें n इंटू 1096.875 ब्रिक्स का वॉल्यूम हो गया.
लेकिन वो ब्रिक्स का वॉल्यूम जो है इस वाटर को कुछ एब्जॉर्ब करेगा, जो एब्जॉर्ब करेगा वो कितना होगा, और वो एब्जॉर्ब करेगा तो क्या होगा, स्पेस को कम करेगा। जैसे स्पेस कम करता है तो माइनस हमने कर दिया, और ये टोटल मिला करके जो सिस्टम का वॉल्यूम है, सिस्टम का वॉल्यूम कितना है, 19,80,000 ये इसका क्यूबिक सेंटीमीटर वॉल्यूम है। 19,804 टाइम्स 0 है तो इसके बराबर हो जाएगा। तब चलते हैं, इसको ट्रांसपोज कर दो, 1,29,600 को ट्रांसपोज कर दिया राइट हैंड साइड में, वो माइनस हो जाएगा। और यहाँ से देखिए दोनों जगह पर वॉल्यूम सेम है ब्रिक्स का, तो इसको हमने बाहर ले लिया। ब्रैकेट में क्या बचेगा, 1 - 1/17। सॉल्व करोगे 17 में 17 - 1 दैट इज 16/17। अभी देखिए जब n की वैल्यू निकालेंगे तो ये जो ऊपर वाला पार्ट है वो डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ये है 1096.875 नीचे आ गया, इंटू 16, ये यहाँ पर 16 आएगा, 16/17, 16 भी नीचे आएगा, 17 ऊपर चला जाएगा। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल के रोल को समझने की कोशिश कीजिए। 0.875 था 3, हमने क्या किया, इसका डेसिमल को हटाया और ऊपर 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब देखिए इसको हमने कट किया, कैंसिल किससे किया, 5 से, आई थिंक सो 5 से किया है। तो यहाँ पर आया 115650 और नीचे आया 219375। अब देखिए यहाँ पर फिर से मैंने इसको लिखा है, कट करने के बाद देखिए 23130 अपॉन 16 से डिवाइड किया है मैंने, 16 से भी कट जाता है ये। तो इसको डिवाइड करने के बाद देखिए आपका हमारे को 514 नीचे मिला है 39 इंटू 17 ऊपर है, 8 इधर है। तो देखिए इधर 514 इंटू 17 इंटू 8 होल डिवाइडेड बाई 39। आप आराम से इसको कैंसिल कर सकते हैं। और जैसे हम 39 से डिवाइड करेंगे तो हमारे को जो आंसर मिलेगा 1792.410। इट इज अप्रॉक्सीमेटली 1792 number of bricks are required to put inside the cistern, and so that the water will not overflow, it will just reaches the brim of the cistern. Brim of the cistern का मतलब है कि उस सिस्टर्न का कंटेनर के बिल्कुल किनारे पर पानी आ जाएगा। Now proceed to the question number 4. In one fortnight of a given month, there was a rainfall of 10 centimeter in the river valley. If the area of the valley is 7,280 square kilometer, so that the total rainfall was approximately equivalent to the addition to the normal water of 3 rivers, each 1072 kilometer long, 75 meter wide and 3 meter deep. अब देखिए यहाँ पर ध्यान देने की बात है, क्या क्वेश्चन है, पहले तो इस चीज़ को समझिए। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला एक फोर्टनाइट का मतलब होता है 14 दिन, 2 सप्ताह, 2 weeks. In one fortnight means in two weeks of a given month, the rainfall in river valley is 10 centimeter. मैंने 14 दिन में जो बारिश हुई थी उसको देखा गया कि कितना है,
हाइट टू वाटर का कितना बढ़ गया रेनफॉल से 10 सेंटीमीटर। वैली का मतलब है चारों तरफ से पहाड़ियों से घिरा हुआ है, नदी का पानी वहाँ पर आकर फैल जाता है, या नदी नाले के पानी वहाँ पर फैल जाता है, या वो मैदानी इलाका होता है जो चारों तरफ से घिरा होता है, उसको वैली कहते हैं। सो आइए देख लेते हैं। एरिया ऑफ द रिवर वैली इज दिया हुआ है हमारे को 7280 स्क्वायर किलोमीटर। अब ये स्क्वायर किलोमीटर है तो इसको हम स्क्वायर मीटर में बदली करेंगे। तो स्क्वायर 1 किलोमीटर में 1000 होता है, तो स्क्वायर किलोमीटर है, तो इसको बदली करने के लिए हमने 10⁶ से मल्टीप्लाई कर दिया, स्क्वायर मीटर हो गया। वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल वाटर इन द वैली, वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल वाटर इन द वैली इज इक्वल टू 7280 इंटू 10⁶ इंटू 0.1 से मल्टीप्लाई किया। देखिए एरिया दिया हुआ है, एरिया इंटू हाइट, एरिया इंटू हाइट, तो ये तो एरिया हो गया वैली का, और उसमें पानी कितना लगा है 0.1 मीटर, 0.1 मीटर। तो लेंथ इंटू ब्रेड्थ क्या होता है एरिया, तो LBH वॉल्यूम निकालते हैं जो क्या है LBH, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। सो लेंथ इंटू ब्रेड्थ तो इतना दिया हुआ है 7280 इंटू 10⁶, उसमें हाइट का मल्टीप्लाई कर देंगे तो वॉल्यूम मालूम हो जाएगा। इसीलिए हमने यहाँ पर लिखा है वॉल्यूम ऑफ रेनफॉल वाटर इन द वैली इज इक्वल टू इतना। अब इसको हमने मल्टीप्लाई करके लिख दिया। देखिए यहाँ का एक डेसिमल हटाना था, तो एक डेसिमल हटाए तो यहाँ पर 6 की जगह पर 5 कर दिया। डेसिमल पॉइंट है ना 0.1, तो 0.1 का डेसिमल हटाने के लिए हमने एक इसका जो 10 का पावर 6 था उसमें से एक पावर कम करके 5 लिख दिया है। 7280 इंटू 10⁵ क्यूबिक मीटर। अब आ जाओ एडिशन ऑफ वाटर बाय 3 रिवर्स। उस वैली में 3 रिवर भी आकर के उनका पानी आता है, तो बोला है उस रिवर की लंबाई जो है 1072 किलोमीटर है। अब उस किलोमीटर को मैंने लेंथ में निकाल मीटर में बदली करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। विड्थ कितना है रिवर का 75 मीटर, डीप कितना है 3 मीटर, और कितने रिवर हैं 3 है। अब इन सब का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे क्या मिलेगा, वो नॉर्मल वाटर विच इज ब्रॉट बाय द 3 रिवर्स। तो वो इसको हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे को क्या मिला यहाँ पर टोटल 7236 इंटू 10⁵ क्यूबिक मीटर। अब यही हमारे को प्रूफ करना है कि ये दोनों इक्विवेलेंट होगा। इक्विवेलेंट का मतलब जस्ट इक्वल। So on comparing, देखिए on comparing first and second we get that they are equivalent by a difference of 80 minus 36 that is 44 cubic meter। केवल इतना डिफरेंस है, तो उतना पानी में इतना नेग्लिजिबल है, विच इज नेग्लिजिबल मतलब नगण्य के बराबर है, कोई उसकी गिनती नहीं। देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है 7280 इंटू 10⁵ इज इक्वल टू, इक्विवेलेंट के लिए साइन बल्कि ये बनाना चाहिए हमारे को 3 लाइन। देखिए यहाँ पर 10⁵ था, 10⁵ दोनों तरफ से कैंसिल कर दिया। अब हमारे पास क्या है 7280, यहाँ पर है 7236, 7200, ये दोनों तो आपस में बराबर मिल रहा, लेकिन इधर 80 है इधर 36 है। तो हमने क्या किया है दोनों का डिफरेंस निकाल करके देखा कितना डिफरेंस आ रहा, 44 क्यूबिक मीटर, विच कैन बी नेग्लेक्टेड, hence it is proved। Now proceed to the question number 5।
An aisle funnel made of tin sheet consists of 10 centimeter long cylindrical portion attached to a frustum of a cone. If the total height is 22 centimeter diameter, 22 centimeter diameter of the cylindrical portion is 8 centimeter and the diameter of the top of the funnel is 18 centimeter. Find the area of the tin sheet required to make the funnel. फिगर दिया हुआ है, फिर भी आप यहाँ पर देखिए, मैंने भी फिगर बनाया, थोड़ा सा टेढ़ा बना है। देखिए यहाँ पर इसका जो डायमीटर है 18 सेंटीमीटर का, नीचे का जो डायमीटर है 8 सेंटीमीटर का, इसका रेडियस हो जाएगा 9 सेंटीमीटर, इसका रेडियस हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। ये सिलेंड्रिकल पार्ट का लेंथ है 10 सेंटीमीटर और फ्रस्टम का हाइट है टोटल 12 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट निकालने के लिए हमने क्या किया है, देखिए इसका रेडियस 9 है और इसका दोनों का रेडियस माइनस कर दिया, तो 9 माइनस 4 दैट इज़ 5, तो ये आ गया 9 माइनस 4 दैट इज़ 5। 12 का स्क्वायर किया, 5 का स्क्वायर किया, दोनों को प्लस किया और उसका स्क्वायर रूट ले लिया, तो कितना आ जाएगा 13। एक तो ये तरीका है। यदि आपको 5 मालूम हो गया है, स्मॉलेस्ट नंबर जो है, एक साइड जो है राइट एंगल ट्रायंगल का 5 है, तो 5 का स्क्वायर कीजिए 25 का हाफ कीजिए 12.5, उसमें 0.5 छोड़ दीजिए, 0.5 प्लस कर दीजिए, दो साइड मिल जाएंगे। जैसे ही 0.5 छोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, अब 0.5 प्लस करेंगे तो 13 आ जाएगा। अदरवाइज यदि इस चीज़ को नहीं समझे हैं तो आप क्या कीजिए, 5 का स्क्वायर कीजिए, 12 का स्क्वायर कीजिए, दोनों को प्लस कीजिए, 169 आएगा, 169 का स्क्वायर रूट निकालिए, दैट विल बी इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। सो देखिए, एरिया ऑफ टिन शीट रिक्वायर्ड टू मेक द फनल, सो कर्व सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम एंड द सिलेंड्रिकल पार्ट। अब देखिए यहाँ पर मैंने लिखा है पाई इंटू एल, फ्रस्टम का जो कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, पाई इंटू एल इंटू ब्रैकेट में R1 प्लस R2 प्लस 2 पाई RH। 2 पाई RH क्या है, इसका कर्व सरफेस सिलेंडरिकल पार्ट का। पाई दोनों जगह से बाहर ले लिया, ब्रैकेट में आया हमारा L इन ब्रैकेट R1 प्लस R2 प्लस 2RH। अब देखिए पाई की जगह पर हम 22/7 लिख दिया, इधर हमने 13 और 9 प्लस 4, ये जो रेडियस है 9 और इधर 4, दोनों को प्लस किया R1 प्लस R2 की जगह पर, प्लस 2 इंटू 4 इंटू 10। सो अल्टीमेटली विल गेट 22/7 in bracket 169 plus 80, that will be equal to 22/7 into 249, that will be again equal to 5478/7 एंड डिवाइड करेंगे जब 7 से तो हमारे को मिलेगा 782.57 स्क्वायर सेंटीमीटर। और इसी चीज़ को हम ऐसे भी लिख सकते हैं 782 and 4/7 square centimeter, and this will be the answer of question number 5. Now question number 6. Derive the formula for the curved surface area and the total surface area of the frustum of a cone given to you in section 13.5 using the symbols as explained. बोला है कि हम फ्रस्टम का कर्व सरफेस एरिया कैसे निकालते हैं, उसको डिराइव करो, उस फार्मूले को डिराइव करो। देखिए हमने एक कोन पहले बनाया, ABC एक बड़ा सा कोन है, उसमें से ADE कोन को काट कर अलग कर दिया, बचा वाला हिस्सा जो होगा वो क्या होगा, DBCE विल बी द फ्रस्टम। फ्रस्टम का मतलब होता है क्या, फ्रस्टम का मतलब होता है पीस ऑफ कट पीस समझते हैं, कट पीस, किसी चीज़ का कटा हुआ टुकड़ा, उसको हम कहते हैं फ्रस्टम।
देखिए पेज नंबर 252 के लास्ट में लिखा हुआ है फ्रस्टम इज अ लैटिन वर्ड मीनिंग अ पीस कट ऑफ एंड इट्स प्लूरल इज फ्रुस्टा। फ्रस्टम सिंगुलर है, फ्रुस्टा प्लूरल है। चलिए हम इसको डिराइव करते हैं। पहले तो कर्व सरफेस एरिया निकालना है, तो हम क्या करेंगे, पहले तो टोटल कर्व सरफेस एरिया ऑफ द कोन माइनस कर्व सरफेस एरिया ऑफ द स्मॉलर कोन। बड़े वाले कोन में से कर्व सरफेस एरिया में से हम स्मॉलर वाले एरिया को निकाल सकते हैं। स्मॉलर कर्व सरफेस एरिया माइनस कर देंगे तो हमारे को फ्रस्टम का आ जाएगा। देखिए, अच्छा सबसे पहले समझने की बात है ए एम सी, ट्रायंगल ए एम सी और ट्रायंगल ए एन ई, ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हैं। क्यों सिमिलर हैं? क्योंकि जो ये वर्टिकल हाइट जहाँ पर एम लिखा हुआ है और एन, ये 90 डिग्री का है और ये एंगल दोनों में कॉमन है। जब दो एंगल इक्वल हो जाते हैं तो किसी दो ट्रायंगल में, तो थर्ड एंगल तो ऑटोमेटिकली इक्वल होगा और हेंस एंगल एंगल एक्सियम ऑफ सिमिलरिटी के द्वारा ये दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए। जैसे ही सिमिलर हो गया तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ द सिमिलर ट्रायंगल्स आर प्रोपोर्शनल। तो हमने लिखा है यहाँ पर ए एम, देखिए बड़ा वाला परपेंडिकुलर हाइट, देखिए वो ए एम बाई ए एन इज इक्वल टू R1 बाई R2 इज इक्वल टू ए सी बाई ए ई। ए सी बाई ए ई क्या माने? इसका हाइपोटेनस अपॉन इसका हाइपोटेनस, इसका परपेंडिकुलर हाइट अपॉन इसका छोटे वाले का, उसी तरह से इसका रेडियस बाई इसका रेडियस। अब देखिए हमारे को निकालना है एच। हम किस में, हमारे को पूरा मतलब है केवल फ्रस्टम के जो पर्टिकुलर्स हैं। तो फ्रस्टम का जो हाइट है स्मॉल एच, इसका स्लांट हाइट है स्मॉल एल, इसका टॉप का रेडियस है R2, बॉटम का रेडियस है R1। तो हम हर एक टर्म्स को फ्रस्टम के डायमेंशन में एक्सप्रेस करेंगे। पहले तो उसको एक्सप्रेस करने के लिए हम क्या करेंगे, सिमिलर ट्रायंगल का मदद लेंगे। जब सिमिलर ट्रायंगल प्रूव कर दिया तो साइड जो होते हैं वो आपस में प्रोपोर्शनल होते हैं, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। तो देखिए यहाँ पर कैपिटल एच बाई एच माइनस स्मॉल एच, ये देखो ए एन जो है ए एन एच माइनस स्मॉल एच और ये कैपिटल एच दिया हुआ है। सो कैपिटल एच बाई एच माइनस स्मॉल एच इज इक्वल टू R1 बाई R2 इज इक्वल टू ए सी। ए सी क्या है? स्लांट हाइट है। तो कैपिटल एल बाई कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। स्मॉल एल क्या है? फ्रस्टम का लेंथ है। क्लियर हुआ? यहाँ पर जब हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे पहले और दूसरे को लेंगे, इसको छोड़ देंगे, इन दो के मदद से हम कैपिटल एच की वैल्यू निकालेंगे। तो कैपिटल एच विल बी इक्वल टू एच R1 बाई R1 माइनस R2। अब देखिए कि स्मॉल एच किसका हाइट है? फ्रस्टम के। R1 किसका रेडियस है? फ्रस्टम का। R2 किसका रेडियस है? फ्रस्टम का। तो हमारे को कैपिटल एच निकालने के लिए हमारे को फ्रस्टम का हाइट, टॉप का रेडियस, लोअर साइड का रेडियस, दोनों रेडियस मालूम होना चाहिए। हम कैपिटल एच भी वर्कआउट कर सकते हैं। अभी आ जाइए सिमिलरली कैपिटल एल मीन्स स्लांट हाइट, कैपिटल एल कैन आल्सो बी वर्कड आउट बाय कंपेयरिंग द सेकेंड एंड थर्ड टर्म। तो कैपिटल एल विल बी इक्वल टू R1 इंटू स्मॉल एल बाई R1 माइनस R2। Therefore, the curved surface area of the frustum is equal to pi R1L. Pi R1L means pi RL होता है, तो हमने यहाँ पर R1 रखा, पाई इंटू R1 इंटू कैपिटल एल माइनस पाई इंटू R2 इन ब्रैकेट में लिखा है कैपिटल एल माइनस स्मॉल एल। अब देखिए यहाँ पर हमने पाई क्या है बाहर निकाल लिया, R1 इंटू कैपिटल एल माइनस R2 इंटू कैपिटल एल प्लस R2 इंटू स्मॉल एल। अब यहाँ पर हो गया। अब हम अंदर क्या करते हैं, कैपिटल एल को कॉमन निकालते हैं
और देखिए ब्रैकेट में लिखा है R1 माइनस R2, बाहर उसका कैपिटल एल, प्लस R2 इंटू स्मॉल एल। अब देखिए यहाँ पर कैपिटल एल जो है वो R1 इंटू एल स्मॉल एल बाई R1 माइनस R2 है। यहाँ पर वर्कआउट किया, देखिए कैपिटल एल जो है इसके बराबर है। तो देखिए पाई इंटू R1 माइनस R2 अपॉन ये कैपिटल एल को रिप्लेस कर दिया। कैपिटल एल की जगह पर हमने क्या लिख दिया, R1 इंटू स्मॉल एल बाई R1 माइनस R2 और क्लोज कर दिया। तो ये और ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, प्लस R2 इंटू एल दैट विल बी इक्वल टू पाई इंटू एल, ब्रैकेट में लिखिए R1 प्लस R2, R1 प्लस R2। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। अब देखिए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम क्या है, ये वाला एरिया नहीं टोटल हुआ था, और ये कर्व सरफेस एरिया तो निकाल दिया, कर्व सरफेस एरिया तो निकल गया। ये पाई इंटू एल मीन्स एल का मतलब है स्लॉन्ट हाइट है, R1 प्लस R2। अब आ जाए टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम। टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फ्रस्टम हो जाएगा पाई इंटू एल स्मॉल एल, ब्रैकेट में लिखा R1 प्लस R2, ये पूरा लिख दिया यहाँ पर, प्लस पाई R1 स्क्वायर प्लस पाई R2 स्क्वायर। पाई R1 स्क्वायर ये हो गया सर्किल का एरिया और इस सर्किल का एरिया, बस इन दोनों एरिया को प्लस कर दिया गया है तो टोटल सरफेस एरिया आ जाएगा। देखिए कर्व सरफेस एरिया, टॉप का एरिया, बॉटम का एरिया, बस इन दोनों तीनों को प्लस कर दीजिए। कर्व सरफेस एरिया, टॉप, बॉटम, इन तीनों को प्लस करने पर हमारे को क्या मिलेगा, टोटल सरफेस एरिया मिलेगा। दैट विल बी इक्वल टू पाई इन ब्रैकेट एल, फिर स्मॉल ब्रैकेट में R1 प्लस R2 ब्रैकेट क्लोज, प्लस R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर, पाई बाहर निकला हुआ है कॉमन, और स्मॉल h है वर्टिकल हाइट ऑफ द फ्रस्टम, स्मॉल l है स्लॉन्ट हाइट ऑफ द फ्रस्टम। ये क्वेश्चन नंबर 6 वे प्रूफ हो गया। हमारे को कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालने का फार्मूला देना था। नाउ प्रोसीड टू द क्वेश्चन नंबर 7, द डिराइव द फार्मूला फॉर द वॉल्यूम ऑफ द फ्रस्टम ऑफ ए कोन गिवन टू यू in section 13.5 using the symbols as explained. देखिए वॉल्यूम ऑफ फ्रस्टम क्वेश्चन नंबर 7 का फार्मूला डिराइव करना है। अब हमने लिखा है ए बी सी एक बड़ा सा कोन है, उसमें से हमने क्या किया है ए डी ई कोन को काट कर निकाल दिया। बचा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, फ्रस्टम। बचा वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, फ्रस्टम। देखो वॉल्यूम ऑफ द कोन ए बी सी माइनस वॉल्यूम ऑफ द कोन ए डी ई, 1/3 पाई आर एल होता है, सॉरी 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वॉल्यूम निकालने के लिए 1/3 पाई आर स्क्वायर एच मीन्स 1/3 पाई आर 1 स्क्वायर इंटू कैपिटल एच। बड़े वाले का एरिया जब निकालेंगे तो इस वाले से रेडियस को लेंगे, तो पाई 1/3 पाई आर 1 स्क्वायर इंटू कैपिटल एच माइनस 1/3 पाई आर 2 स्क्वायर इंटू कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। ये देखिए इसका हाइट हो जाएगा कैपिटल एच माइनस स्मॉल एच। अब देखिए 1/3 पाई रख दिया एज इट इज हियर। अब देखिए यहाँ से कैपिटल एच और इधर से भी कैपिटल एच को निकाला तो क्या हो गया, R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर इन ब्रैकेट में हो जाएगा और कैपिटल एच से मल्टीप्लाई होगा, प्लस R2 स्क्वायर इंटू स्मॉल एच ब्रैकेट क्लोज। सो 1/3 पाई एज इट इज। अब देखिए R1 स्क्वायर माइनस R2 स्क्वायर को मैंने दो बार में तोड़ दिया। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का क्या फार्मूला होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, उस तरह से तोड़ा है। और इस कैपिटल एच को हमने लिख दिया है इस तरह से एच स्मॉल एच इंटू R1 अपॉन R1 माइनस R2। सो R1 माइनस R2 कैंसिल हो गया। हमारे को क्या मिलेगा, R1 प्लस R2 इंटू एच R1 और R2 स्क्वायर एच। अब यहाँ पर देखिए ध्यान देने की बात है, एच कॉमन निकल जाएगा, यहाँ से भी एच यहाँ से भी एच बाहर निकल गई। सो 1/3 पाई एच
ब्रैकेट में आएगा R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर प्लस R1 इंटू R2। ये वॉल्यूम निकालने का फार्मूला हो गया किसका, फ्रस्टम का। और स्लांट हाइट कैसे निकाला जाता है देख लीजिए, थोड़ा सा ध्यान दीजिए कि अगर हम यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉप करते हैं बिल्कुल किनारे से जहाँ पर कट है ऊपर का, तो देखिए ये वाला लेंथ जो होगा R1 माइनस R2 होगा, और ये होगा क्या, स्मॉल h, ये होगा स्मॉल l। सो स्मॉल l विल बी इक्वल टू, मीन्स द स्लांट हाइट ऑफ द फ्रस्टम विल बी इक्वल टू h स्क्वायर प्लस इन ब्रैकेट R1 माइनस R2 का होल स्क्वायर, इसका स्क्वायर लेंगे। कैपिटल H विल बी इक्वल टू H R1 अपॉन R1 माइनस R2। ये दिस विल बी द फार्मूला which will be generally used in solving the questions